हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स ऑन ग्लोबल बिजनेस। मेजर्स देख लिए कि एथिकल इश्यूज के अंदर किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स ऑन ग्लोबल बिजनेस। ग्लोबल बिजनेस के ऊपर जो वैश्विक व्यापार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है नैतिकता का, तो ये चीज इसके ऊपर बताई गई है। अब इसमें देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एथिक्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एथिक्स एंड करप्शन, corporate social responsibility, the area of business impact by global perception of ethical, moral and socially responsible behavior including the following। तो देखो इसके अंदर तीन चीजों को बताया गया है कि सबसे पहले इसके अंदर हम एथिक्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नैतिकता और भ्रष्टाचार, एथिक्स एंड करप्शन को देखेंगे इसके अंदर। थर्ड इसके अंदर बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एथिक्स इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस। हमने अभी तक बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा है, तो हमने क्या देखा कि सभी बिजनेस के अंदर सभी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस के अंदर जितने भी स्टेप्स को हम यूज करते हैं, हर स्टेप के ऊपर एथिक्स को यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते हैं, सभी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है एथिक्स का। अगर हम किसी भी प्रकार के लोकल कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ भी उन लोगों के अपने खुद की वैल्यूज होती हैं, आइडियाज होते हैं। और जब हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके अंदर अच्छे एथिक्स का होना, यहाँ पर गुड एथिक्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि काफी कंट्रीज में जो है बिल्कुल भी क्लियर यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं किए गए हैं कि किस प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, क्या आपके एथिक्स हो सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, क्या सोशल रूल्स रहेंगे रिगार्डिंग एज, रेस, जेंडर एक्सेट्रा। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें बताया गया है कि जब भी हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए यहाँ पर फॉर्मल रूल्स और लॉज को तैयार किया गया है, उन रूल्स को एनफोर्समेंट में लाया गया है, नॉर्मल प्रैक्टिसेस में लाया गया है, ताकि कंपनीज के अंदर जो पीपल हैं, जो पर्सोनल्स हैं, वो उनको यूज कर सके, लोकल कल्चर में अपने उसको ढाल सके और सोशल प्रैक्टिसेस में उस चीज को यहाँ पर यूज कर सके। इसी के साथ जब हम जेंडर इश्यूज लेते हैं, ठीक है, हमने जेंडर इश्यूज को भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जेंडर इश्यूज में क्या होगा कि कंपनी में जेंडर इश्यूज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज के टाइम में भी जहाँ पर वुमेन्स इतनी आगे निकल चुकी हैं फिर भी वुमेन्स को क्या है कम समझा जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पर उनकी जो सोच है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए यहाँ पर डील करने से रुक जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें जो टॉप अथॉरिटी होती है वो एक वुमेन उस सीट पर बैठी होती है, तो इसीलिए जो है वो वहां पे डील नहीं करना चाहते। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से जब हम ग्लोबल लेवल के ऊपर बिजनेसेस को देखते हैं तो एक कंट्री की क्या सोच है, उनका क्या परसेप्शन है किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर, तो किस प्रकार से वो इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर हम सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर को, जेंडर इश्यूज को, वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी इश्यूज हैं, डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, रेस से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी जब हम यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस के अंदर एथिक्स के इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। इन चीजों को खत्म करने के लिए ही यहाँ पर एथिक्स को फॉलो किया जाता है। फिर आ जाएगा यहाँ पर एथिक्स एंड करप्शन। देखिए इसके अंदर बताया गया है कि हम करप्शन की बात कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ पर हर फील्ड में हमें कहीं ना कहीं दिख जाता है। जो करप्शन है वो हिस्ट्री से लेकर आज तक जो है हमारे इसमें एक मुद्दा रहा है सोसाइटी में, ठीक है, जो आज भी इंक्लूड है, जो आज भी प्रेजेंट है, ठीक है। करप्शन का मतलब क्या होता है, जो लोग हैं वो डिसऑनेस्टी से काम करते हैं और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हैं, रिश्वत वगैरह लेते हैं, वो सारी चीजें करप्शन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम द पैट्रोनेज। तो इसका ये क्या है, ये आमतौर पर क्या है, इसके अंदर हम ब्राइब को इंक्लूड करते हैं और ये अक्सर जो है संरक्षण से निकलता है। फिर इसके अंदर देखिए अब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो भी करप्टेड ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें हर फील्ड में बैठे हुए मिल जाते हैं।
और जो करप्शन है वो यहाँ पर रुकावट पैदा करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इन रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं, अधिकारों के सम्मान की, जब मानव अधिकारों के सम्मान की बात करते हैं तो उसमें एक हिंड्रेंस, एक बाधा को पैदा करता है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉज आर नीडेड टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें सख्त कानूनों की ज़रूरत है अगर यहाँ पर हमें जो भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करना है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो इसके अंदर काफ़ी सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट जो है वो सेल्फ रेगुलेट करेगी अपने आप को। उनके लिए यहाँ पर रूल्स बना दिए जाते हैं कि एक कॉर्पोरेट है उसे पता होना चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर काम कर रही है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो उन रिसोर्सेज के बदले में कॉर्पोरेट कंपनीज का यहाँ पर क्या दायित्व बनता है कि वो समाज को कुछ दे, उनके लिए कुछ करें। तो वो चीज़ यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर एक्टिविटीज़ को इंश्योर किया जाता है ताकि आप कॉम्प्लायंस कर सके विद द स्पिरिट ऑफ द लॉ, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके और इंटरनेशनल नॉर्म्स को यहाँ पर यूज कर सके। जो CSR है, सिक्स टू मेक कॉर्पोरेशंस मोर रिस्पॉन्सिव। CSR हेल्प करता है जो कॉर्पोरेशंस है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने पब्लिक के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ठीक है, अपनी सामाजिक जो उनकी नीड्स हैं उनके प्रति यहाँ पर वो अपने CSR की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करे, जिसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेंगे, कंज्यूमर्स को ट्रीट करेंगे, कम्युनिटी को ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर उनको ट्रीट किया जाएगा। ये जो मैकेनिज्म है CSR में इंक्लूड किया जाता है बोर्ड कमिटीज़ के द्वारा, कंपनी यूनिट्स के द्वारा जो यहाँ पर बिजनेस एथिक्स के लिए काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कोड्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट कोड्स कंडक्ट किए जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं यहाँ पर। स्टेक होल्डर्स की जो कंप्लेंट है उसको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की जाती है CSR के अंतर्गत। और देखो इसमें क्या बताया गया है, जो कंपनीज है वो यहाँ पर काफ़ी टाइप की एक्टिविटीज़ करती हैं, और इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रही है। जैसे कि टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गए, ये कंपनीज जो है अपने सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू अपने आप को मॉनिटर कर रही हैं, अपना एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म चला रही हैं, और खुद से CSR की अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको फॉलो कर रही है। कंपनी में अलग से CSR पॉलिसीज बनाई गई हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाए गए हैं, और उनको फॉलो करके कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा एथिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेक होल्डर्स। तो ये क्या मतलब है, हित धारकों पर वैश्वीकरण का नैतिक अभाव, ठीक है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के अंदर उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होते हैं भी, एक तरीके से हमारे बिजनेस के ओनर होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो एथिकल शेयर होल्डर्स होते हैं टेंड टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी की। अगर जो रिस्पॉन्सिबल शेयर होल्डर्स हैं तो वो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयज़। ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन जो है एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो अपने स्किल्स को दिखा सकें। अच्छी अच्छी जो उनको कंपनीज प्रोवाइड की जाती हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, उनमें अपने आप को रिक्रूट कर सकें। एथिकल कंडक्ट इनेबल्स देम टू इंटीग्रेट देयर पर्सनल गोल्स विद द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एथिकल कंडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है उनका खुद का जो इंटरेस्ट है उसको वो इंटीग्रेट करके कंपनी के गोल के साथ मिलाकर कंपनी का गोल भी अचीव कर सके और अपना गोल भी अचीव कर सके। फिर आ जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में देखो यहाँ पर बताया गया है जो गवर्नमेंट है इनेबल्स कोलाब्रेशन अमंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। एक जो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो कोलाब्रेशन करती हैं और एक दूसरे को बेटर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सिटीजन्स जो हैं उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, करप्शन को चेक करती है, और जितनी भी पूरी प्रोसेस है बिजनेस के अंदर उसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करती है सरकार। फिर कस्टमर्स हो जाएंगे, ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन जो है इनेबल्स करती है ग्रेटर प्रोडक्ट वैरायटी फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि उनको अलग अलग वैरायटीज की गुड्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं सस्ते दामों पर। वो रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर काफ़ी वैरायटी की गुड्स उनके लिए ऑप्शंस चॉइस बन जाती है। फिर आ जाएंगे सप्लायर्स। सप्लायर्स जो हैं यहाँ पर बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। उनके द्वारा सप्लाई की जाती है चीज़ों की जिससे टाइमली गुड्स कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। एथिकल सप्लायर सप्लाई हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो एथिकल सप्लायर्स होते हैं वो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को सप्लाई करेंगे एंड सीक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, और वो चाहेंगे कि हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो। फिर आ जाएंगे यहाँ पर कंपिटिटर्स। ऑल द कंपीटिंग कंपनीज गेट वाइडर मार्केट। दे कैन ऑल्सो इंगेज इन कोलाब्रेशन इन म्यूचुअली बेनिफिशियल एरिया। जो कंपटीटर्स होते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पर मिलता है और वो यहाँ पर कोलाब्रेशन करके अपने लिए बेनिफिशियल एरियाज बना सकते हैं मार्केट के अंदर। उनको एक बड़े लेवल के ऊपर मार्केट स्पेस मिल जाता है। फिर आ जाएगी यहाँ पर सोसाइटी। ड्यू टू इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी कोज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन सिविल सोसाइटी इज बेटर। तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में सोसाइटी में भी कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, जिससे कि उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी फायदे मिलते हैं।